मैं दो स्टोरी सुनाऊंगा तुम्हें जहां इन दोनों लड़कियों का ना कोई भी फॉल्ट नहीं था, बस दोनों गलत टाइम पर गलत जगह किसी साइको आदमी के कांटेक्ट में आ गई। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अब तो तुम लोग समझ भी गए होगे मैं किस चीज की भीख मांगने वाला हूँ। तो जमशेदपुर में एक फैमिली रहती थी जिसमें दीपक, उसकी वाइफ वीना और इनकी दो बेटी थी। अब एक दिन दीपक ने डिसाइड किया कि ये अपने बचपन के दोस्त रोशन को लंच पर बुलाएगा। दीपक रोशन को कॉल करके उसकी पूरी फैमिली को लंच पर इनवाइट करता है। अब रोशन के घर में उसकी वाइफ, उसकी 4 साल की बेटी और उसका साला अंकित भी रहता था। तो 12 अप्रैल 2021 की दोपहर में रोशन अपनी फैमिली लेकर दीपक के घर पर पहुंचता है। दीपक इन्हें लिविंग रूम में बैठाता है, लेकिन जब रोशन दीपक से पूछता है कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, तो वो बोलता है कि मॉर्निंग में उसकी वाइफ बच्चों को लेकर मायके चली गई थी क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया था। अब दीपक बोलता है यार तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ, लेकिन ये अंदर से एक हथौड़ा लेकर आ जाता है और पहले रोशन फिर अंकित के सर पर मार देता है। ये सब देखकर रोशन की वाइफ और बेटी चिल्लाने लगते हैं, लेकिन रोशन और अंकित अभी इंजर्ड थे और वो किसी तरीके से वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब उनके घर से निकलते ही दीपक डर जाता है कि ये लोग तो जाके पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, तो ये अपने घर में ताला लगाता है और बाइक से फरार हो जाता है। अब रोशन सबसे पहले दीपक के ससुराल में फोन करके इस इंसिडेंट के बारे में बताता है कि तुम्हारा जीजा पागल हो गया। अब दोपहर 3 बजे के आसपास दीपक के घर के बाहर एक लेडी आती है जिनकी बेटी रिंकी घोष सुबह दीपक की बेटी को पढ़ाने के लिए आई थी, लेकिन तब से घर ही वापस नहीं आई। उसकी मम्मी दीपक के घर देखने आई तो वहां पर ताला लगा हुआ था और अब तक दीपक के ससुराल से उसका साला भी यहाँ पर आ गया था। जब इन लोगों ने भाई विंडो से देखा घर के अंदर, तो घर के सारे फैन और एसी ऑन थे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर उस ट्यूशन टीचर की स्कूटी बाहर ही पार्क थी घर के। अब इसके बाद रिंकी के घर वाले और दीपक के साले ने कुछ नेबर्स को इकट्ठा करा और लॉक स्मिथ को बुलवा के ताला तोड़वाया। और जैसे ही ये लोग अंदर गए, इन्होंने देखा दीपक की दोनों बेटियों की बॉडी एक कमरे में खून से लथपथ पड़ी है और दूसरे कमरे में पत्नी वीना की भी बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद तो पूरे एरिया में हलचल मच गई। दीपक के घर के बाहर भीड़ लग गई, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम दोनों ही दीपक के घर का कोना कोना चेक करने लगी और जब पुलिस घर को चेक कर रही थी तो इन्हें एक बेड के नीचे ट्यूशन टीचर की बॉडी मिली जो कि बिना कपड़ों की थी। इसके बाद पुलिस आसपास से पूछती है कि इतना सब कुछ हो गया, किसी को शोर नहीं आया, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता चला था। अब दीपक और उसकी बेटी को देख के लग रहा था कि इन्हें बहुत पहले ही मार दिया गया था और फिर 11 बजे जब ट्यूशन टीचर आई और उसने बॉडी देख ली होगी तब उसे मारा होगा। और एक कमरे में हथौड़ा भी मिल गया जिसमें खून के स्टेन लगे हुए थे और जहाँ रिंकी की बॉडी मिली थी वहां एक टॉवल भी मिला था जिसपे खून के स्टेन लगे हुए थे। इसके बाद चारों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए और हथौड़े और टॉवल को फोरेंसिक लैब भेज दिया गया। पुलिस ने दीपक के ससुराल वालों से बात करी तो पता चला दीपक सुबह ससुराल भी आया था क्योंकि उनकी बेटी वीना ने अपने 5 लाख रुपए के गहने मायके में रखवा दिए थे क्योंकि उस टाइम उनके घर के आसपास चोरियां हो रही थी काफी। तो सुबह सुबह दीपक सारे गहने लेने आया था। अब पुलिस ने दीपक का नंबर भी ट्रैकिंग पर डाल रखा था, तो पता चलता है कि दोपहर 3 बजे का उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस को फिर यह भी पता चलता है कि सुबह जो ये गहने लाया था इसने अपने पास के ज्वेलर को 4.5 लाख रुपए में बेच भी दिए थे और ज्वेलर ने उसे 3 लाख रुपए कैश उसी टाइम दे दिए थे। बाकी के पैसे दीपक ने बोला था कि मेरे किसी जान पहचान के आदमी के अकाउंट में डाल देना। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है रिंकी की मौत सर पे चोट लगने से और गला से हुई थी और फोरेंसिक टीम को जो टॉवल मिला था उसपे कुछ सीमन के स्टेन भी थे, मतलब रिंकी के मरने के बाद उसके साथ गलत काम भी किया गया था। अब दीपक के साले ने पुलिस को रोशन और उसके साले के साथ जो हुआ वो भी बताया। अब रोशन और अंकित सीधा भागकर हॉस्पिटल गए थे और वहीं पे इनका ट्रीटमेंट चल रहा था और रोशन के घर वालों ने पास के पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन लिखवाई थी। अब पुलिस तुरंत पहुंचती है हॉस्पिटल रोशन से पूछताछ करने के लिए। रोशन ने बताया कि उन्हें खुद नहीं पता कि दीपक ने अचानक से हमें हथौड़ा क्यों मार दिया। उसने सुबह तो बड़े प्यार से कॉल करके इन्वाइट किया था और दोनों की फैमिलीज के रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। इवन रोशन दीपक को मामा कहता था। उसने ये भी बताया कि उसकी जब लव मैरिज हुई थी तो उसकी फैमिली उसके अगेंस्ट थी, तो दीपक ने उसे 4 महीने तक अपने घर पर रखा था और उसे और उसकी वाइफ को कोई कमी फील नहीं होने दी। इसके बाद पुलिस दीपक के छोटे भाई के अकाउंट पर भी नजर रख रही थी क्योंकि उसने ज्वेलर से अपने छोटे भाई के अकाउंट में ही पैसे डालने के लिए बोला था। पुलिस श्योर थी कि दीपक जरूरत पड़ने पर पैसे जरूर निकालेगा। अब जमशेदपुर साइबर सेल ने उस अकाउंट से लिंक नंबर और ट्रांजेक्शन पर राउंड क्लॉक डिजिटल मॉनिटर लगाया था कि जैसे ही दीपक किसी भी सिटी के एटीएम से ट्रांजेक्शन करेगा उन्हें सिटी का पता चल जाएगा। अब दीपक ना बीच बीच में अपना फोन ऑन कर रहा था जिससे पुलिस को पता चल रहा था कि बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। पहले बाइक से रांची गया, फिर छत्तीसगढ़, फिर बिहार पहुंच गया और पुलिस जैसी लोकेशन पर पहुंचती है वहां से फरार हो जाता। और अब आती है डेट 16 अप्रैल 2021, मर्डर के 4 दिन बाद दीपक को पैसे की जरूरत पड़ती है और ये धनबाद के एचडीएफसी बैंक में पहुंचता है। वहां ट्रांजैक्शन प्रोसेस के लिए 15 मिनट के लिए अपना फोन ऑन करता और जैसे ही फोन ऑन हुआ दीपक की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई धनबाद पुलिस को और अंदर जाकर तुरंत अरेस्ट कर लिया। फिर इसे जमशेदपुर पुलिस स्टेशन लाया गया और पूछताछ में इसने सब कुछ कन्फेस कर दिया कि हाँ इसी ने मारा है, लेकिन रीजन क्या था। तो 2011 में दीपक टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में परमानेंट एम्प्लॉय था और ये एक अच्छी और सिक्योर जॉब थी और ये इसके ससुराल वालों ने ही लगवाई थी और जॉब की वजह से इसे रहने के लिए एक अच्छा अपार्टमेंट भी मिला हुआ था, वहीं ये सब हुआ था। लेकिन दीपक को जॉब के साथ साथ ना कुछ अलग भी करना था। इतना अलग कर दिया किसी ने सोचा भी नहीं होगा। खैर अब दीपक जब भी रोशन से मिलता तो ये लोग बिजनेस की बातें करते। दोनों का प्लान था कि मिलकर कोई बड़ा बिजनेस करेंगे, लेकिन रोशन के पास आइडियाज तो बहुत थे पर पैसे नहीं थे। तो उसने एक दिन दीपक से ये बात बोल दी कि अगर उसे अच्छे पैसे मिल जाए तो वो बड़ा बिजनेस कर सकता है और वहीं से इन दोनों ने डिसाइड करा कि जल्दी बिजनेस करेंगे और पैसों का इंतजाम दीपक करेगा। दीपक ने खुद का एक मकान 40
मजाक में बेचा और लोन भी लिया और जो भी पैसे थे रोशन और उसके एक दोस्त प्रभु के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में डाल दिए। अब दीपक ने अपनी गाड़ियां भी खरीदी थी तो उसने अपनी गाड़ियां भी रोशन के ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ अटैच कर दी ताकि जो भी प्रॉफिट होगा उससे वो बैंक का लोन भी चुकाता रहेगा। लेकिन कुछ ही टाइम बाद बिजनेस में लॉस होने लगा और दीपक को समझ ही नहीं आ रहा था कि लॉस हो किस वजह से रहा है। लेकिन फिर दीपक को लगने लगा कि प्रॉफिट हो तो रहा है लेकिन रोशन उसे बता नहीं रहा है प्रॉफिट के बारे में। इसके बाद से दीपक की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही थी और बैंक का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बैंक का लोन कैसे देगा और दूसरी तरफ इसके मन में रोशन के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। पर दीपक ने रोशन के सामने इस बात को लेकर कभी डिस्कशन करा ही नहीं। ये अपने माइंड में ये सब बना चुका था कि रोशन की वजह से इसकी ये हालत हुई है। और यही वजह थी कि जब दीपक ने रोशन को फोन करा लंच के लिए तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी फैमिली को लेकर पहुंच गया उसके घर। लेकिन फिर पुलिस ने दीपक से पूछा कि तुमने अपनी वाइफ और बेटी को क्यों मारा फिर, और उस ट्यूशन टीचर की क्या गलती थी। तो दीपक ने कहा कि मुझे पता था कि रोशन को मारने के बाद मुझे जेल होगी और मेरी बेटी और वाइफ को लोग जीने नहीं देंगे टॉन्ट मार के, इसलिए इसने मॉर्निंग में पहले अपनी वाइफ और बेटी को मारा, फिर ससुराल गया गहने लेने, उसे ज्वेलर के पास बेचा और फिर पैसे लेकर घर आ गया। इसके बाद 11 बजे जब रिंकी आई पढ़ाने के लिए तो वो ऑलरेडी मर्डर कर चुका था और उसने बॉडीज देख ली थी। वो शोर मचाने लगी और दीपक ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं मानी। तो दीपक ने टेप से उसका मुंह और हाथ बांधा और फिर गला दबाकर, गलत काम इसने उसके साथ क्यों करा था ये तो इसकी सिक मेंटेलिटी ही जाने। लेकिन ये केस फेमस रिंकी घोष के नाम से हुआ था क्योंकि उसी का कुछ भी लेना देना नहीं था इस केस से। तो मोनिका गुर्दे गोवा के एक फ्लैट में रहती थी और 6 महीने पहले इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। अब 6 अक्टूबर 2016 की मॉर्निंग में इसकी मेड हमेशा की तरह काम करने आती है और बेल बजाती है, पर मोनिका ने दरवाजा नहीं खोला तो इसकी मेड ने सोचा शायद सो रही होगी तो वो बार बार बेल बजाने लगी। अब जब अंदर से मोनिका ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मेड ने उसे फोन लगाया, वो भी स्विच ऑफ जा रहा था। मेड को टेंशन हो रही थी और उसके पास मोनिका के भाई आनंद का नंबर था तो उसने मोनिका के भाई को कॉल करके बताया कि आज मोनिका गेट नहीं खोल रही है। तो भाई ने बोला रुको एक बार मैं भी कॉल करके ट्राई करता हूँ। अब आनंद ने मोनिका के दोनों नंबर पे ट्राई करा लेकिन फोन उसका स्विच ऑफ ही आ रहा था तो उसे भी टेंशन होने लगी। तो उसने मेड से बोला कि मोनिका के पड़ोसी के साथ गार्ड के पास जाओ, उसके पास ना स्पेयर की होगी फ्लैट की, फिर दरवाजा खोलकर अंदर जाके देखो क्या हुआ है। तो मेड ने ऐसे ही किया और जब वो बेडरूम के अंदर गई तो मोनिका बेड पर डेड पड़ी हुई थी, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसकी बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था। अब ये देखकर पड़ोसी और सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करा और पुलिस उसके फ्लैट पर पहुंचती है। सबसे पहले उन्होंने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, फिर फोरेंसिक टीम को एक चाकू रिकवर होता है, वो बेड के पास ही था, उस पर ब्लड स्टेन्स भी थे तो उसे भी टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस को मोनिका के बेडरूम में कहीं भी उसका फोन नहीं मिला और उसके पर्स से सारे एटीएम कार्ड भी गायब थे। इसके बाद पुलिस सिक्योरिटी गार्ड से कैमरा फुटेज देखने के लिए बोलते तो पता चलता है इस सोसाइटी में तो कैमरे ही नहीं लगे, ऐसी सोसाइटी में कभी मत जाना भाई। अब इसके बाद पुलिस मोनिका की बैकग्राउंड हिस्ट्री निकालती है जिससे पता चलता है कि मोनिका महाराष्ट्र के एक रिस्पेक्टेड और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। इसके फादर मुंबई के एक हाई कोर्ट में जज थे। अब मोनिका ने अपनी करियर की स्टार्टिंग फोटोग्राफी और ग्राफिक डिजाइनिंग से करी जिसमें ये काफी सक्सेसफुल भी हुई। लेकिन मोनिका के पास ना बचपन से एक स्किल थी जो उसे नेचुरली मिली थी, हाइपर सेंसिटिव सेंस ऑफ स्मेल, जिसकी वजह से ये बिना देखे किसी भी चीज की खुशबू से उसका पता लगा लेती थी। और इसी वजह से बचपन में मोनिका का भाई इसे मजाक मजाक में स्निफर डॉग भी कहता था। खैर अब 2009 में मोनिका जब अपने फोटोग्राफी के काम से मुंबई से चेन्नई शिफ्ट हुई तो ये एक फॉरेन कपल से मिलती है और वो लोग इसकी स्मेलिंग पावर को नोटिस कर लेते हैं। तो उन्होंने मोनिका को परफ्यूम के बिजनेस के बारे में बताया जहां पर उसकी ये स्किल काफी काम आ सकती है, वो करियर में बहुत ही अच्छा कर सकती है। और इसके बाद ही मोनिका ने फोटोग्राफी के साथ साथ परफ्यूमरी की भी एजुकेशन और ट्रेनिंग ली। अब ट्रेनिंग के बाद तो मोनिका परफ्यूम की इंडस्ट्री में काफी अच्छा करने लगी थी, ये फेमस भी होने लगी थी, लोग इसे जानने लग गए थे, काफी पैसा भी कमा रही थी। और 2011 में मोनिका गोवा में शिफ्ट होती है क्योंकि यहाँ पर इसने अपनी रिसर्च लैब खोल ली थी। अब जब पुलिस ने मोनिका के भाई से पूछताछ करी तो उसने बताया कि मोनिका की शादी हो रखी थी 2004 में एक भरत नाम के बंदे से, ये भी एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर था और दोनों ने मिलकर 2005 में एक बिजनेस भी स्टार्ट करा था। पर जब मोनिका ने अपना सारा ध्यान परफ्यूम के बिजनेस में लगाना शुरू करा तो इन दोनों के बीच में झगड़े हो गए और इन दोनों ने डिसाइड किया अलग अलग रहने का। और इसी के बाद मोनिका गोवा में शिफ्ट हो गई थी लेकिन ऑफिशियली इन लोगों ने डिवोर्स नहीं लिया था। अब पुलिस को लगा शायद हस्बैंड नहीं मारा, साफ साफ शक जाता उस पर, लेकिन पुलिस को मोनिका के भाई से पता चलता है कि मर्डर के बाद तो वो बंदा भाई फैमिली से ही मिलने आया है और अभी भी इनके टच में ही, और पुलिस को भी इसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिल रहे थे। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम से ये पता चल गया कि मोनिका का गला दबाकर उसे मारा गया है और मारने से पहले इसके साथ गलत काम भी किया गया है। पुलिस मोनिका के बैंक अकाउंट पे भी नजर रख रही थी तो उन्हें पता चलता है कि इसके डेबिट कार्ड से अलग अलग सिटी के एटीएम से पैसे निकाले जा रहे हैं। अब उन्हीं में से एक एटीएम मशीन का जब सीसीटीवी चेक करा गया तो बंदे का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने तुरंत मोनिका के सोसाइटी में जाकर वो फोटो दिखाई तो सोसाइटी वाले तुरंत पहचान गए क्योंकि ये राजकुमार सिंह था, 21 साल का, और इसी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड था। पर सोसाइटी में चोरी करने की वजह से इसे 3 महीने पहले जॉब से निकाल दिया गया था। अब पुलिस को इसकी हिस्ट्री चेक करने पर बहुत सारी पुलिस कंप्लेंट्स भी मिल जाती हैं। इसके बाद तो पुलिस वेट करने लग जाती है कि कब राजकुमार अगली ट्रांजैक्शन करेगा और पुलिस वालों को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। फिर पता चलता है कि बैंगलोर के एक एटीएम से पैसे निकाले गए और बैंगलोर पुलिस एक्टिव हो जाती है। वो लोग उस एटीएम के आसपास की सीसीटीवी फुटेज देख के पता लगा लेते हैं कि राजकुमार किस होटल में रह रहा है। और फिर 8 अक्टूबर 2016 को ये लोग राजकुमार को अरेस्ट करके गोवा पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। अब पुलिस राजकुमार से पूछताछ करना शुरू करती है और ये सब कुछ कन्फेस कर देता है। तो अप्रैल 2016 में मर्डर से ठीक 6 महीने
महीने पहले मोनिका इस फ्लैट को देखने आई थी और इस टाइम राजकुमार इस सोसाइटी में गार्ड का काम करता था और ओनर ने राजकुमार को फोन करके बोला था कि मोनिका फ्लैट देखने आने वाली है, उसे फ्लैट दिखा देना। अब जैसे ही मोनिका आती है राजकुमार उसको देखकर पागल ही हो जाता है, उसकी खूबसूरती और पर्सनालिटी को देखकर काफी अट्रैक्ट हो जाता है। मोनिका तो फ्लैट देखकर उस दिन चली जाती है, लेकिन इसके दिमाग में ये चल रहा था कि काश ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और उसके 2 दिन बाद ही मोनिका यहाँ पर शिफ्ट भी हो जाती है। अब राजकुमार मोनिका को जब भी देखता ना इसका अट्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा था। ये मौके ढूंढने लगा था कि कैसे मोनिका के आसपास रहा जा सके और इसी वजह से इसने मैनेजमेंट स्टाफ से कहा कि मुझे ना एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, तो मैं सोसाइटी में ना लोगों की गाड़ियां भी साफ कर दिया करूंगा। और मोनिका ने भी इसे अपनी कार साफ करने का काम दे दिया और कार की चाबी के चक्कर में इसका मोनिका के फ्लैट में आना जाना भी हो जाता था। अब एक दिन मोनिका की कार से ना एक छाता गायब हो जाता है। ये राजकुमार से पूछती है कि छाता कहाँ है, वो बोलता है मुझे नहीं पता। पर मोनिका इसकी कंप्लेन मैनेजमेंट स्टाफ से कर देती है और जब मैनेजमेंट स्टाफ इसका रूम चेक करते हैं तो वो छाता मिल जाता है वहां पर। और इससे भी पहले ना सोसाइटी में बहुत लोगों की बहुत सारी चीजें गायब हुई थी, लेकिन किसी ने कंप्लेन नहीं करा था। पर इसके बाद सारा शक राजकुमार पे ही चला गया कि इसी ने सारी चोरी करी होगी। इसके बाद जुलाई 2016 में राजकुमार को चोरियों की वजह से जॉब से निकाल दिया जाता है और इसे कहीं जॉब मिल भी नहीं रही थी, क्योंकि इसके अगेंस्ट मोनिका ने पुलिस कंप्लेन भी कर दी थी और इसकी 2 महीने की सैलरी 22,000 भी से नहीं दी थी। अब राजकुमार मोनिका से इसी वजह से 2 बार मिलता है कि प्लीज कंप्लेन वापस ले लो, पर मोनिका साफ मना कर देती है और इसी के बाद से वो मोनिका से नफरत करने लग जाता है। और अब ये मोनिका से रिवेंज लेना चाहता था, क्योंकि इसे पता था कि मोनिका फ्लैट में अकेली रहती है और ज्यादा गेस्ट भी आते जाते नहीं है फ्लैट पर, और उसके पास बहुत सारे पैसे और एक्सपेंसिव गैजेट भी मिल जाएंगे। तो 3 अक्टूबर 2016 को ये सोसाइटी के टेरेस पर छुप जाता है। ये वहां से सही टाइम का वेट करने लगा और ये 2 दिन तक टेरेस पर ही छुपा रहा। ये टेरेस से ही देखता रहता था कि मोनिका फ्लैट पर आई है नहीं आई, लेकिन तब तक मोनिका फ्लैट पर नहीं आई थी। और फिर 5 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे राजकुमार को मोनिका की गाड़ी ना पार्किंग में खड़ी दिख जाती है। अब ये आराम से जाता है, मोनिका के फ्लैट की डोरबेल बजाता है। मोनिका पूछती है इससे कौन है, तो ये बोलता है कि मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ। इसके बाद मोनिका जैसी दरवाजा खोलती है जबरदस्ती घुस जाता है अंदर घुसते ही सीधा किचन में जाता है और वहां से मोनिका को डराने के लिए चाकू ले आता है। ये उसे फिर डराने लग जाता है कि चिल्लाओगी तो चाकू मार दूंगा। इसके बाद उसे बेडरूम में ले जाकर बांध देता है और उसके पर्स से इसे 4,000 रुपए मिल जाते हैं और मोनिका के डेबिट कार्ड के सारे पासवर्ड भी उससे ले लेता है। फिर उसके साथ गलत काम करके उसका गला दबाकर वहां से भाग जाता है। अब क्या जेल में ही कहीं सिक्योरिटी गार्ड बना फिर रहा होगा ये। खैर, अब इन दोनों केसेस के बारे में तुम क्या सोचते हो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, अपने ओपिनियन भी देना तुम क्या सोचते हो।